हेलो। इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सर्वाधिक ऊष्मा रोधी है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर। तो देखिए प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा व रबर ऊष्मारोधी है। नेक्स्ट कहता कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल खाली स्थान होगा। 112 का तीसरा शून्य। तो देखिए किसी पिंड पर दो समान बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसका परिणामी बल शून्य होगा और पिंड पूर्ववत स्थिति में ही रहेगा। इस बल को संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करें, कहता जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना 113 का तीसरा ऑप्शन यानी जड़त्व के गुण को दर्शाता है। तो देखिए जब कहता जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है। ये परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। फिर कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 1 केजी द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन के कोणीय वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, घूर्णन की गतिज ऊर्जा होगा 1/2 गुने जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 गुने जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 1/2 गुने जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, 1/2 या फिर यहाँ पे देखिए 1/5 mr² बराबर होगा 1/2 गुने 1/5 गुने 1। ठीक है, गुने 1 गुने 3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 9/10 जूल। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो डी तीसरा ऑप्शन। कहता है कि सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है। यदि 1/3 पारा निकाल लिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल तो यहाँ पे होगा बढ़ेगा। तो देखिए खोखले गोले से 1/3 पारा निकाल लेने पर द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिससे पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी। पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पेंडुलम का आवर्तकाल पेंडुलम की लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है, यानी T समानुपाती √L। ठीक है, उसके बाद देखिए तो सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है। यदि 1/3 पारा निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक गेंद ऊंचाई h विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई n/4 तक जो है वापस उछलती हैं। गेंद तथा फर्श के बीच जो है प्रत्यावस्था गुणांक 116 का देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए h ऊंचाई से गिरता है और इसको h/4 यदि करे, ठीक है h/4, तो यहाँ पे ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है। टक्कर के बाद जो है ये h/4 से उछलती है तो प्रत्यावस्था गुणांक हो जाएगा E बराबर क्या होगा √h2 बट्टा में h1 √h2 बट्टा में h1। तो ये हो जाएगा h और ये होगा h/4। ठीक है, यानी 1/2 हो जाएगा। तीसरा नेक्स्ट किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है। उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा, 117 का। तो h बराबर होगा ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो h बराबर होगा ut प्लस हाफ AT²। अब देखिए अब यहाँ पे u बराबर 0 लेंगे तो h बराबर
1/2 AT² 1/2 AT² यानी H समानुपाती T²। H समानुपाती क्या होगा T² यानी T बराबर √H। तो T बराबर होगा √H। तो T2/T1 बराबर क्या होगा √H2 बट्टा में H1। √H2 बट्टा में H1 यानी T2 बराबर हो जाएगा आपको T2 बराबर होगा √120 बट्टा में 30 यानी 120 बट्टा में 30 यानी ये हो जाएगा कितना T2 बट्टा T हो जाएगा 2, T2 बट्टा T1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो T2 बराबर होगा 2T यानी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट कहता है मशीन के भौतिक लाभ वेग अनुपात एवं मशीन के क्षमता के बीच क्या संबंध है 118 का होगा। फर्स्ट देखिए, तो मशीन की क्षमता n बराबर होता है यांत्रिक लाभ बट्टा वेग अनुपात। तो मशीन की क्षमता n बराबर यांत्रिक लाभ बट्टा वेग अनुपात। ठीक है, तो n बराबर होगा यांत्रिक लाभ बट्टा वेग अनुपात यानी n बराबर ma बट्टा में क्या होगा VR। तो मशीन की क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ma बराबर n इंटू VR। कहता है एक ग्रह X एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है तथा इसके वापस नीचे आने पर 20 सेकंड बाद जो पिंड को लपक लेता है। पिंड का भार 119 का देखिए, पिंड का भार यदि कहें, कहता है कि एक ग्रह X पर एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है तथा इसके वापस नीचे आने पर 20 सेकंड बाद पिंड को लपक लेता है। पिंड का भार, तो पिंड का भार यदि, तो देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर है mv/t। F बराबर mv/t यानी संवेग में परिवर्तन बट्टा समय। ठीक है, संवेग में परिवर्तन बट्टा समय यानी ये हो जाएगा 500 गुने 10 के पावर -3 5 गुने 20 बट्टा 10। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन यानी 500 गुने 10 के पावर -3 गुने 20 बट्टा में 10 यानी F बराबर 1 न्यूटन। F बराबर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। तो कुल समय हो जाएगा 20 बट्टा कितना 2 यानी 10 सेकंड। तो देखिए यहाँ आने या जाने में लगा समय कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेकंड। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि आगे धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को दोगुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा 120 का हो जाएगा। कहता है 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होगा mv² बट्टा में R, mv² बट्टा में R। तो F1 बट्टा F2 हो जाएगा mv1² F1 बट्टा F2 बराबर हो जाएगा mv1²/R1 अब बट्टा में mv2²/R2। ठीक है, तो F1/F2, तो F1/F2 होगा F1/F2 ये हो जाएगा कितना 1/2। F1/F2 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 2F। क्वेश्चन नंबर देखिए 121 कहता है क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए। 121 का होगा तीसरा। कहता है जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे है तापमान, यह तापमान, यह आयतन, तापमान आयतन, यह 0 डिग्री सेल्सियस।
कहता है किसी भी द्रव का आयतन तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। किसी भी द्रव का आयतन तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। किसी भी द्रव का आयतन तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, परंतु जल का व्यवहार भिन्न होता है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और फिर बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। 122 का फर्स्ट F1 और O के मध्य। कहता है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य होता है तब ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी तथा सीधा होता है। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो देखिए F1 और O के मध्य, तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में F1 और O के मध्य होता है तब ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 नंबर। कहता है कि ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है। 123 का देखिए दूसरा, गुणता। तो ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं उसे ट्रिम्पे के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं उसे ट्रिम्पे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यानी गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन दी, कहता है विविध जीव ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में पूरी तरह से तोड़ने हेतु विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट के टूटने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। यहाँ पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो एक है। तो यहाँ पे देखिए 124 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 3 कार्बन के अणु। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को पाइरूवेट के 2 अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्येक में 3 कार्बन होते हैं। किण्वन में पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड का उत्पादन करने के द्वारा कम किया जाता है। पाइरूवेट एसिड से जो साइट्रिक एसिड जो है चक्र, जिसे क्रेब्स चक्र के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो एरोबिक श्वसन यानी ऑक्सीजन की कमी किण्वन होने पर लैक्टिक एसिड का उत्पादन करने के लिए किण्वन करता है। नेक्स्ट कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में जो है तालिका में जगह मिली है। 125 का देखिए, 125 का यदि देखें तो होगा दूसरा ऑप्शन, यानी SC, GA और GE। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में SC, GA तथा GE समूह के बाद तालिका में रिक्त स्थान हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। 126 का दूसरा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो देखिए लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे से जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग लगने के 2 कारण हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप चढ़ाते हैं जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या यसत लेपन कहते हैं। कहता औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह। 127 का होगा 2, यानी कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम। कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम। 127 औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाला पदार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम है। कास्टिक सोडा NaOH का विद्युत अपघटन से सोडियम प्राप्त होता है।
बॉक्साइट या एल्यूमिनी Al2O3 के विद्युत अपघटन से Al प्राप्त होता है। तो औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, Ca3PO4 के हॉल 2 सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या 128 का होगा दूसरा ऑप्शन 13। तो देखिए Ca3PO4 के हॉल 2 सूत्र वाले यौगिक के निहित परमाणुओं की संख्या जो है 13 है। MgCO3 का उपयोग जिप्सम लवण बनाने में होता है। NaHCO3 का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। D2O का प्रयोग परमाणु संयंत्र में किया जाता है। कहता धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? 129 का होगा तीसरा ऑप्शन। यानी धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कहता धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 4 से 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, कहता जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? 130 का फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस और लौह ऑक्साइड तैयार होता है। तो देखिए लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाने पर लोहा HCl से क्रिया करके जो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 131, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे भिन्न होता है? 131 का दूसरा ऑप्शन। तो देखिए परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम होता है। तो परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने से कम होता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग होते हैं। वर्ग 1 से वर्ग 8 तक 2 उपवर्ग A और B में बटे होते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 16 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य जो अक्रिय गैस है। सिर्फ आवर्त में हाइड्रोजन अपवाद है। नेक्स्ट, कहता सिलेंडर में LPG एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है। 132 का फर्स्ट। तो देखिए 132 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी A जो है भौतिक परिवर्तन है और B रासायनिक परिवर्तन है। A भौतिक परिवर्तन है, यानी सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है। ठीक है, सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है। इसको जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता कि एक सिलेंडर में तरल रूप में LPG मौजूद होता है। जब यह तरल सिलेंडर के बाहर आता है तो गैस बन जाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि LPG का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, कहता अमोनियम क्लोराइड का घोल 133 का होगा फर्स्ट, नीले लिटमस को लाल कर देगा। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl ये बनाएगा NH4+ और Cl-। तो देखिए अल्प वियोजित आधार बनाता है, जबकि तो NH4+ OH- के साथ मिलकर एक अम्ल अल्प वियोजित आधार बनाता है, जबकि Cl-H+ HCl का एक मजबूत अम्ल होने के कारण के साथ जो है संयोजित नहीं होता है। परिणाम स्वरूप ऐसा मिश्रण अम्लीय होता है। 134, तो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलेगा। कहता A को B के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब C को B के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ABC अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 134 का ये देखें तो फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए रंग में बदलाव यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हुआ है। घोल B का रंग बदल जाता है, जबकि A B से अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट, कहता कि डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है क्योंकि। 135 का देखिए, तो 135 का यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी खमीरीकरण की क्रिया द्वारा यीस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक एसिड के 2 अणु फिर एथेनॉल के 2 अणुओं और 2CO2 में एक हो जाते हैं। 136,
नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों जिम्नो एवं स्पर्म से बना एक शब्द है जिसका अर्थ है 136 का तीसरा ऑप्शन यानी नग्न बीज। तो देखिए जिम्नोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्म स्पर्म का अर्थ है बीज, इसलिए इसे नग्न बीज के रूप में जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म पौधा का एक समूह है जो ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो एक अंडाशय या फल के भीतर नहीं होते हैं। बीज हवा के लिए खुले होते हैं एवं परागण द्वारा सीधे निषेचित होते हैं। नेक्स्ट 137 नंबर देखिए, कहता मछली में पाया जाने वाला नियासिन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो एक पशु उत्पाद है या एक रूप है। 137 का होगा फर्स्ट विटामिन B3 का। तो देखिए नियासिन जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों विशेष रूप से मांस चिकन एवं मछली में पाया जाता है। शरीर में वसा एवं शर्करा के उचित कार्य एवं स्वस्थ कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए नियासिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल इससे बनते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन रूपों में शामिल किया जाता है जो कि क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। इस अणु का चक्र स्वयं वायुमंडल से या पानी में घुलकर ग्लूकोज अणुओं में बदल जाता है। अणु का नाम बताएं। अणु का नाम बताएं। तो यहाँ पे 138 का जो हो जाएगा 138 का होगा दूसरा कार्बन। तो देखिए कार्बन यौगिक जो जानवरों के एंडोस्केलेटन और एसोस्केलेटन बनाता है वह कैल्शियम कार्बोनेट है। सीसेल घोंघे कैल्शियम सीप और कई अन्य जैसे मोलस्क के जो एक्सोस्केलेटन है। नेक्स्ट कहता है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। दूसरा इटाई। तो देखिए कैडमियम प्रदूषण से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। यह अस्थियों तथा जोड़ों की खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा कैडमियम की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। कहता है कि गोल्जी उपकरण के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। 140 का यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन कहता है यह जो है पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण संशोधन व पैकेजिंग में मदद करता है। तो देखिए गोल्जी तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग एवं स्राव है। कहता है यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है। यह झिल्ली से बंधे पुटिकाओं में पैकेज करता है जिन्हें बाद में लाइसोसोम प्लाज्मा झिल्ली या स्राव जैसे कहता विभिन्न गंतव्यों में ले लिया जाता है। कहता वे जो लिपिड के परिवहन और लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। कहता वे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर के प्रति बहुत संवेदनशील पाए जाते हैं। वे आमतौर पर जो पेड़ों की छाल पर पतली हरी सफ़ेद परत के रूप में उगते हुए भी पाए जाते हैं। इन्हें वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी बायो इंडिकेटर माना जाता है। जीव का नाम बताएं। जीव का नाम देखिए 141 का हो जाएगा 141 का दूसरा ऑप्शन यानी लाइकेन। कहता लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों एक कवक एवं एक शैवाल की सहजीवी की साझेदारी है। वे सामान्य तौर पर जो पेड़ों की छाल पर पतली हरी सफ़ेद परत के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति लाइकेन बहुत संवेदनशील होते हैं। लाइकेन व्यापक रूप से पर्यावरण संकेतक या जैव संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट कहता मानव शरीर के भीतर लसिका के परिवहन में कार्य संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं विकल्प को चुनिए। 142 का होगा 3। कहता यह आंत से पचा वो अवशोषित वसा को ले जाता है। कहता अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य स्थानों से वापस रक्त में प्रवाहित कर देते हैं। लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थानों से ऊतक तरल पदार्थों को एकत्रित करना एवं वापस
रक्त प्रणाली के नसों में ले जाना है। लसिका प्लाज्मा प्रोटीन को रक्त प्रवाह में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः भोजन के अंतर्ग्रहण हेतु इसका मुंह नहीं होता। अतः यह जो है स्यूडोपोडिया बनाकर भोजन को घेर कर निकलता है। जब भोजन पूरी तरह से घेर लिया जाता है तो भोजन एक थैले के रूप में आ जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अवशोषित अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन एवं लिपिड के रूप में जमा हो जाता है। अपचित भोजन जो है भोजन रिक्तिका में एकत्र हो जाता है। कोशिका झिल्ली को तोड़कर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जीव की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए 143 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन यानी अमीबा। तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, इसलिए उसके पास भोजन के लिए मुंह नहीं होता। अमीबा भोजन को घेर कर जो स्यूपोडोपोडिया बनाकर उसका अंतर्ग्रहण करता है। जब भोजन पूरी तरह से घेर लिया जाता है तो भोजन एक थैले के रूप में आ जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। अमीबा में कई पाचक एंजाइम भोजन के रसधानी में मौजूद भोजन पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसे सरल व घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। पाचन एंजाइमों द्वारा पचाया गया भोजन तब विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है। कहता है कि पौधों को भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन से पोषक तत्व पौधों को वायु और जल द्वारा आपूर्ति की जाती हैं? 144 का होगा 5। तो देखिए कहता वायु पौधों को 2 पोषक तत्व कार्बन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। पानी की आपूर्ति कहता हाइड्रोजन एवं मिट्टी पौधों को 13 पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। इन 13 पोषक तत्वों में से 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं एवं अन्य 7 पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है? 145 का फर्स्ट केवल समसूत्रण। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समान एवं नई संतति कोशिका बनाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीजांड जिसमें अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है। 146 का फर्स्ट आर्थोट्रोप्स। तो आर्थोट्रोप्स की स्थिति में बीजांड में अंडद्वार एक सिरे पर तथा निभाग तथा नाभिक दूसरे सिरे पर होता है, अर्थात आर्थोट्रोप्स में M1C1 F1 एक सीध में होता है। फिर है कि एनाट्रोप्स में F1 एवं M नज़दीक होता है। फिर है कि एम्फीट्रोप्स में F1 तथा M के बीच 135 डिग्री का कोण जो है। कैम्पाइलोट्रोप्स में M तथा F के बीच जो 90 डिग्री का कोण होता है। कहता कौन सा कथन सही नहीं है? 147 का तीसरा ऑप्शन जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन। तो देखिए वनों की कटाई विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन भूमि को साफ करने का कार्य दुनिया भर में बढ़ती हुई चिंता है। फिर है कि इसने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें से कुछ वन्यजीव को हानि, जैव विविधता पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जल चक्र पर प्रभाव शामिल है। नेक्स्ट 148 नंबर की यदि बात करें, देखिए 148 में है मानवों में एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और जो है यह बी उत्पन्न करती है, बी हार्मोन उत्पन्न करती हैं, जिसकी कमी से सी रोग होता है। ABC है 148 का दूसरा ऑप्शन। अग्नाशय, इंसुलिन, डायबिटीज और डायबिटीज, मधुमेह, मेलिटस। तो अतः मानवों में अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती है, जिसकी कमी से डायबिटीज, मधुमेह और मेलिटस रोग हो जाता है। पौधों को अपनी वृद्धि
के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 149 का हो जाएगा फर्स्ट नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जस्ता, लोहा, तांबा और आयोडीन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें कहता पौधों में शोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 150 का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शोषण दिन और रात दोनों समय होता है। तो पौधे दिन रात हर समय शोषण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में दिन के दौरान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।